आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मेरी ओर से हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 समुच्चय सेट्स कक्षा 11वीं के बारे में। आज हम सर्वप्रथम गृह कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके पश्चात हम आपको दिए जाने वाले गृह कार्य पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम आपको दिए गए गृह कार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको पिछली कक्षा में गृह कार्य के लिए प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 व 6 को हल करने के लिए कहा था। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 व 6 का हल यदि किया है तो अब आप इन प्रश्नों का हल अपनी नोटबुक से मिलान कर लीजिए, जो हल मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपने गृह कार्य को किया है तो निश्चित रूप से आप मेरी ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं तो कृपया अपने होमवर्क को पूरा करने में प्राथमिकता देवें। आइए हम पहले प्रश्न की चर्चा करें। यहाँ पर यह है हमारे पास में चौथे का पहला प्रश्न। इसमें है हमारे पास में 4 अवयव 3, 6, 9, 12 ये लिखा हुआ है यहाँ पर सारणीबद्ध रूप में। मुझे इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। जब हमें किसी समुच्चय को सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता है तो हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि जो अवयव दिए हुए सारणीबद्ध रूप में उन अवयवों में क्या समानता है, क्या सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। यदि हम इसका पता लगा लें तब तो हम समुच्चय निर्माण रूप में बड़े आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप स्वयं भी सोच रहे होंगे कि ये 3, 6, 9, 12 जो है ये तो 3 के पहाड़े में आते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 3 के गुणज है। तो हम इसको हम पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। यानी यदि हम सब जगह हम 3 पढ़ रहे हैं किंतु गुना कर रहे हैं 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, इसका अर्थ ये हुआ कि हम इन सारे अवयवों के स्थान पर क्या लिख सकेंगे। तो आइए हम हल में इस बात को देखने का प्रयास करें। जैसा कि आपको मालूम है कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, निरूपण करने के लिए हम सबसे पहले समुच्चय को नाम देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हम एक्स लिखते हैं, उसके बाद ये 2 डॉट यानी कोलन चिन्ह लगाते हैं और फिर यहां से यहां तक जो बातें लिखी हुई रहती है वह लिखी हुई रहती है एक्स से संबंधित या अवयवों से संबंधित सर्वनिष्ठ गुणधर्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया और फिर हम इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 6, 9, 12 ये सभी 3 के गुणज है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3n। n क्या है? तो n जो है वो बिलोंग कर रहा है n को। n जो है वो अवयव है किसका? n का। n है हमारे पास में यहाँ पर प्राकृत संख्या का समुच्चय। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि हम n के मान कौन कौन से भर सकते हैं, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर 4 अवयव दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, अतः हम n का मान भरेंगे 1 से लेकर के 4 तक। बराबर का चिन्ह भी लगा दिया है मैंने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे 1 छोटा है बराबर है n के, n छोटा है बराबर है किसके? 4 के। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि यदि हम n का मान 1 से लेकर के 4 तक भरते हैं तो 3 एकम 3 मिल जाएगा, 3 दूनी करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 तिया करेंगे तो 9 मिल जाएगा और 3 चौके करेंगे तो हमें ये 12 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए समुच्चय को लिख दिया। इसे हम पढ़ेंगे ए एक समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स बराबर है 3n के, कामा लगा दिया, n अवयव है n का तथा एक छोटा है बराबर है n के, n छोटा है बराबर है 4 के। तो ये आपको यहाँ पर विशिष्ट गुणधर्म लिखते आना चाहिए जो कि अवयव में है। यदि आप इस कार्य को कर सकते हैं तब आप सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में आसानी के साथ पहुंच सकते हैं।
आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखें। यहाँ पर 5 एलिमेंट हैं, 5 अवयव है, 5 सदस्य हैं, 2, 4, 8, 16, 32। यदि हम इन सब की बात करें यहाँ पर, तो आपको सोचना है यहाँ पर कि हम 2, 4, 8, 16, 32 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हमने 3, 6, 9, 12 को 3n के रूप में लिखा, उसी प्रकार से हमें 2, 4, 8, 16, 32 को भी किस रूप में लिखना है, यह हमें यहाँ पर विचार करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसे 2 की घात के रूप में लिख दें, अर्थात 2 को हम लिखेंगे 2 पर 1 की घात, 4 को लिखेंगे हम 2 पर 2 की घात, 8 को हम लिखेंगे 2 पर 3 की घात, 16 को लिखेंगे हम 2 पर 4 की घात और 32 को हम लिखेंगे 2 पर 5 की घात। तो यदि आप इस प्रकार की सोच अपने दिमाग में विकसित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब आपका जो प्रश्न है उसका हल बिल्कुल आपके पास है। आइए मैं इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो मैं इसे किस प्रकार से लिखूंगा, मैं इस पर चर्चा करता हूं। तो B एक समुच्चय है सभी x का, जहां x बराबर है 2 पावर n के। n बिलोंग कर रहा है n को, n अवयव है n का, तथा एक छोटा है बराबर है n के, n छोटा है बराबर 5 के। यदि हम n का मान 1 से लेकर के 5 तक भरेंगे, तो हमें n का मान यहाँ पर 1 भरने पर 2 मिल जाएगा, 2 भरने पर हमें 4 मिल जाएगा, 2 पर यदि हम 3 की मान रखेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, 2 पर यदि हम 4 की घात का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, और 2 पर यदि हम 5 की घात का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा कि हमें n के स्थान पर मान भरना है 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा करने पर हमें सारे अवयव मिल जाएंगे, 2 भी मिल जाएगा, 4 भी, 8 भी, 16 भी और 32 भी। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 को सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमें सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में आने के लिए किस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास 4 अवयव हैं, 5, 25, 125 और 625। ये हमारे पास में समुच्चय के वर्णन का रूप है, सारणीबद्ध रूप, या जिसको हम रोस्टर रूप कहते हैं। हमें पहुंचना है समुच्चय निर्माण रूप में। आपको यहाँ पर पुनः जो है 5, 25, 125 और 625 के बारे में सोचना है कि हम इन्हें किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसके सहारे के लिए, इसकी मदद के लिए आपके पास में ये प्रश्न क्रमांक 2 का हल आपने देख लिया है। जिस प्रकार से हमने 2, 4, 8, 16, 32 को 2 पर n की घात के रूप में लिखा था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर 5, 25, 125 और 625 को भी हम 5 पर n की घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5 को लिखेंगे 5 पर 1 की घात, 25 को हम लिखेंगे 5 पर 2 की घात, 125 को हम लिखेंगे 5 पर 3 की घात और 625 को हम लिखेंगे 5 पर 4 की घात। तो आइए हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख दें। इसको हम समझ गए हैं कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में सर्वनिष्ठ गुणधर्म क्या लिखना है। तो C एक समुच्चय है सभी x का, जहां x बराबर है 5 पावर n का, n अवयव है n का, तथा एक छोटा है बराबर है n के, n छोटा है बराबर है 4 के। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान हम भरेंगे 1 से लेकर के 4 तक। ये सभी प्राकृत संख्या है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि n अवयव है n का मान यदि हम 1 भरेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, और यदि हम 5 पर 2 की घात लिखेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, 5 पर यदि हम 3 की घात लिखेंगे तो 125 मिल जाएगा, और 5 पर यदि हम 4 की घात लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा 625। तो ये इस प्रकार से आप समझ गए कि यदि हम 5 पावर n में n का मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 भरेंगे तो हमें पहला अवयव 5, दूसरा अवयव 25, तीसरा अवयव 125 और चौथा अवयव 625 मिल जाएगा। तो ये अब आपने यहाँ पर इन 3 प्रश्नों के माध्यम से इस बात को सीखने का प्रयास किया कि दिए गए समुच्चय को यदि वह सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, और मैं ये मान के चलूंगा कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। यदि आपने इन प्रश्नों का हल किया है तो आप मेरे हल से आप इनका मिलान कर लीजिए और देखिए कि आप कहां पर सही हैं।
निश्चित रूप से जब हम समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में आते हैं तो थोड़ा सा ये टास्क हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें सर्वनिष्ठ गुणधर्म का पता लगाना होता है, और यदि हमने इसका पता लगा लिया तो प्रश्न को हल करने की हमारी आसान राह जो है वह आसान हो जाती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इन प्रश्नों का हल हमने किस प्रकार से किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 4 के 3 प्रश्नों को हल किया। अब इस हम चौथे प्रश्न के हल को देख रहे हैं। इस चौथे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सारणीबद्ध रूप में यहाँ पर 3 अवयव लिखे हुए हैं, 2, 4, 6, और यहाँ पर ये 3 डाट लिखे हुए हैं। इन 3 डाट को हम पढ़ते हैं एंड सो ऑन, यानी हम इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो बड़ा आसान सा लग रहा है, क्योंकि 2, 4, 6 से आप भली बात परिचित है कि इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास में सम प्राकृत संख्या है। तो आइए अब इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए ये प्रश्न एक बड़ा आसान सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, संख्या यहाँ पर असीमित है। अतः हम जब गुणधर्म लिखेंगे तो गुणधर्म में हमें केवल एक बात लिखने से हमारा काम चल जाएगा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं कि D एक समुच्चय है सभी x का, जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि 2, 4, 6 कौन है, तो वो सम संख्या है, और हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सी संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या है। तो हमने यहाँ पर गुणधर्म को एक ही लाइन में लिख दिया है कोलन चिन्ह के बाद में, और ये बता दिया है कि x एक सम प्राकृत संख्या है। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बड़े आसान से होते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए अवयवों के गुणधर्म को बड़े आसानी के साथ पहचान पा रहे हैं। 2, 4, 6 से आप भली भांति परिचित है कि इनको हम सम संख्या कहते हैं। क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड है, इसलिए हमने कह दिया इसको कि एक सम प्राकृत संख्या है। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 में सारणीबद्ध रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। आइए अब हम 5वें प्रश्न की चर्चा करें। यहाँ पर 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है 1, 4, 9 एंड सो ऑन, और यहाँ पर आएगा उसके बाद में अंत में लिखा हुआ है 100। यहाँ पर अब आपको विचार करना है, थोड़ा सा सोचना है। सोचिए आप कि हम 1 को क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, और 100 को क्या लिखेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 को हम 1 का वर्ग लिख दें, 4 को हम 2 का वर्ग लिख दें, 9 को हम 3 का वर्ग लिख दें, इसी प्रकार से आगे तक हम अंत में यदि हम 100 को 10 का वर्ग लिख दें, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब आपको समुच्चय निर्माण रूप में पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने सर्वनिष्ठ गुणधर्म को पहचानने का प्रयास किया कि ये सारे के सारे अवयव जो है वो प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं, और उसमें भी हमारे पास प्राकृत संख्या हम लेकर के चल रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक। तो आइए से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। E एक समुच्चय है सभी x का, जहां x बराबर है n वर्ग का। n वर्ग यहाँ पर बता रहा है कि ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या का वर्ग कर रहे हैं। n का जो मान है वो अवयव है n का। कैपिटल N यहाँ पर हमारे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है, और n का जो मान है वो किसके बीच में है यहाँ पर, तो n का जो मान है वह 1 से लेकर के 10 के बीच में है। तो हम n का मान भर पाएंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि हम n का मान 1 भरेंगे तो हमें पहला सदस्य मिल जाएगा। n का मान यदि हम यहाँ पर 2 भरेंगे तो 2 का वर्ग करने पर हमें 4 मिल जाएगा। n का मान हम 3 भरेंगे तो 3 का वर्ग करने पर हमें 9 मिल जाएगा। यदि हम n का मान 4 भरते हैं तो हमें 4 का वर्ग करने पर हमें 16 मिल जाएगा, 16 भी यहाँ पर है। और यदि हम आखिरी में n का मान 10 भर देंगे तो हमें 10 का वर्ग करने पर हमें 100 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ गए कि हमने प्रश्न क्रमांक 5 को सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखा। आइए मैं इसको यहाँ पर पुनः एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि D एक समुच्चय है सभी x का, जहां x बराबर है n वर्ग के, n अवयव है n का, तथा एक छोटा है बराबर है n के, n छोटा है बराबर है 10 के।
तो हमने चूंकि यहाँ पर 10 अवयव थे, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि 1 से 10 तक, यानी n का जो मान है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 अवयव दिए हुए हैं। तो ये अब आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में जो 5 प्रश्न दिए हुए थे उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम किसी समुच्चय को सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 पर चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने जो प्रश्न हल किया था उसमें सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में दिया हुआ था हमारे पास समुच्चय, और उसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को जो हल कर रहे हैं उसमें हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ रहेगा और उसे हमें सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में लिखना होगा। तो आइए हम यहाँ पर पहले प्रश्न की चर्चा करें। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ए एक समुच्चय है सभी x का, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। विषम प्राकृत संख्या में आप विषम संख्याओं को जानते हैं, 1 3 5 7। प्राकृत संख्या की बात कर रहा है तो हमने बिल्कुल सही शुरुआत की है। 1 3 5 7 9 से आगे लेकर के तक हम चले जाएंगे। तो आइए हम इस समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखें, उसके सारे अवयवों को हम सूचीबद्ध करें। किसी समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं हम लोग सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में। तो आइए इसे हम सारणीबद्ध रूप में लिखें। बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समुच्चय को नाम दे दीजिए, आप जो पहले दिया हुआ है वही नाम दे दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब आप यहाँ पर कौन कौन से अवयव लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गुणधर्म दिखाई दे रहा है कि एक विषम प्राकृत संख्या है, तो हम 1 से शुरुआत करेंगे। 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद में आएगा 7, और ये 3 डाट हम लगा देंगे और इन 3 डाट को हम पढ़ेंगे एंड सो ऑन, यानी हम इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। क्योंकि इस समुच्चय में सदस्यों की संख्या असीमित है, और जब सदस्यों की संख्या असीमित होती है उस समय हम यहाँ पर सारे सदस्यों को लिखना संभव नहीं होता है, इसलिए हम 3 डाट लगा करके छोड़ देते हैं और मंझले कोष्ठक से इसको हम बंद कर देते हैं। ये 3 डाट हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमें इसके आगे और भी अवयव लिखना था, किंतु अवयव की संख्या असीमित है, अतः हम एंड सो ऑन लिख करके छोड़ देते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि हमने पहले प्रश्न को जो कि समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था उसे हमने सारणीबद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है B एक समुच्चय है सभी x का, जहां x एक पूर्णांक है और x का जो मान है वह -1/2 और 9/2 के बीच में है। पूर्णांक से आप परिचित हैं। हम लोगों ने सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के संग्रह के बारे में चर्चा की थी, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की चर्चा की थी, और हम तीसरे नंबर पर जब हम आए थे तब हमने चर्चा की थी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के बारे में। तो यदि आप संख्या रेखा को देख रहे हो तो निश्चित रूप से संख्या रेखा पर इस प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। हम यहाँ पर x के स्थान पर कौन कौन से मान भर सकते हैं, तो इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि मान हमें रखना है -1/2 और 9/2 के बीच में। आपने यदि संख्या रेखा को समझ लिया है तो निश्चित रूप से अब आप यहाँ पर x के स्थान पर जो अवयव लिखेंगे वे अवयव कौन कौन से होंगे। तो मैं आइए इस प्रश्न का हल आपको बता दूं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं b बराबरी से 0, 1, 2, 3, 4, और चूंकि हमने यहाँ पर 5 अवयव लिखे हुए हैं तो सारे 5 अवयव को लिखने के बाद इसको हम मंझले कोष्ठक से बंद कर दें, क्योंकि यही हमारा तरीका है सारणीबद्ध रूप में किसी दिए गए समुच्चय को लिखने का। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -1/2 के बाद में हमें पूर्णांक मिलेगा 0, 0 के बाद हमें पूर्णांक मिलेगा 1, 1 के बाद पूर्णांक मिलेगा हमें 2,
2 के बाद हमें पूर्णांक मिलेगा 3, 3 के बाद पूर्णांक मिलेगा हमें 4, 4 के बाद हमें पूर्णांक मिलेगा 5, किंतु 5 जो है वो इस शर्त को यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः हम यहाँ पर लिखेंगे केवल 0, 1, 2, 3, 4। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम किसी समुच्चय को जो कि समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, उसे हम सारणीबद्ध रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर पुनः इस बात के लिए अवगत करा देता हूं कि जब कोई समुच्चय निर्माण रूप में होता है और यदि हमें सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए कहा जाता है, तब यह काम बड़ा आसान हो जाता है। हमें केवल कोलन चिन्ह के बाद जो विशिष्ट गुणधर्म लिखा हुआ है, उस गुणधर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर हम समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक प्रश्न जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। ए एक समुच्चय है सभी x का, जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। तो मैंने गुणधर्म यहाँ पर चेंज कर दिया, विषम के स्थान पर मैंने सम लिख दिया। तो अब आपको ये सोचना है कि जब हम सारणीबद्ध रूप में उसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो मैं यदि ये मान के चल रहा हूं कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन लिखने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही दिशा की ओर सोच बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता दूं कि समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में आना बड़ा आसान है। केवल हमें गुणधर्म को पढ़ते आना चाहिए, उसको समझते आना चाहिए, फिर हम सारणीबद्ध रूप में दिए गए अवयवों को हम आसानी के साथ लिख सकेंगे। हमें यह देखना है कि अवयवों की संख्या सीमित है या असीमित है। यदि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं तो यहाँ पर अवयवों की संख्या असीमित है, इसलिए हमने केवल 4 अवयवों को लिख दिया, ताकि ये अवयव से हमें ये पता लग सके कि ये गुणधर्म से संबंधित है। और उसके बाद हम 3 डॉट लगा देते हैं, जिसको हम एंड सो ऑन पढ़ते हैं। यदि हम इस समुच्चय की बात करें तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है, और सीमित है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर डॉट लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितने एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को आप लिख दीजिए, अर्धविराम लगा दीजिए और आप उसको मंझले कोष्ठक से बंद कर दीजिए। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 6 हमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। ये मेज द कॉलम से संबंधित है और मजेदार प्रश्न है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मैं पुनः एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी बाएं तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में, दाएं तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा समुच्चय निर्माण रूप में। अब आपको ये पता लगाना है कि किससे किसका मिलान हो सकता है। तो आइए हम यहाँ पर सारे प्रश्नों को एक साथ हम देखेंगे, तभी हम समुच्चयों का सही मिलान कर पाएंगे। ये आपने यहाँ पर पहले प्रश्न को देख लिया, दूसरे को देख लिया, ये आपने तीसरे को देख लिया, इसके बाद आपने चौथे को देख लिया, और ये आपने यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ही प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो आपको पूरा दिमाग जो है वो लगाना है केवल यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में, जो कि सारणीबद्ध रूप में यहाँ पर अवयव लिखे हुए हैं। वे अवयव लिखे हुए हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 6। कुछ तो आपको ये दाएं तरफ जो लिखे हुए है यही आपको सपोर्ट कर देंगे कि आखिरी वाला ऑप्शन डी तो यहाँ पर किसी हालत में संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अवयव है 1, 2, 3, 6, यहाँ पर वो अवयव है ही नहीं, है ना। तो थोड़ा सा यदि हम अपना दिमाग का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के प्रश्न में से कुछ प्रश्नों को तो हम वैसे ही डिलीट कर देंगे। यदि हम यहाँ पर 1, 2, 3, 6 की बात करें तो मुझे यहाँ पर पहले वाले से तो इसका मेल खाना बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है, दूसरे वाले से भी मेल खाना संभव नहीं लग रहा है। यदि मैं तीसरे वाले को देख रहा हूं तो आइए मैं तीसरे वाले को पढ़ने का मैं प्रयास करता हूं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर कोई समुच्चय है सभी x का, जबकि या जहां x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है,
मतलब 6 में उन कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है, तो आप भली भांति परिचित है कि हम 6 में भाग देख सकते हैं, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। तो निश्चित रूप से हमारे इस पहले प्रश्न का मिलान जो है मेरे को सी से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आइए अब हम हल आपको बाद में बताएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, 2, 3। हमारे यहाँ पर ये दाएं तरफ में से जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं उसमें से सी तो 1 के साथ चला गया। अब बचे हमारे पास में ए, बी और डी। देखें कि हम दूसरे के साथ में किसका मिलान संभव है। तो डी को हम वैसे ही यहां से छोड़ दें बिना कुछ सोचे समझे। फिर यहाँ 2, 3 लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, इसको भी हम छोड़ दें। अब यदि हम ए के पास पहुंचे तो ए के पास हमें दिखाई दे रहा है कि यह सभी एक्स का समुच्चय है जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य भी है और 6 की भाजक भी है। तो वे संख्याएं हमें दिखाई दे रही है 2 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का मिलान हमें ए से करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हमने 2 का मिलान ए से कर दिया। इन दोनों को मैंने यहाँ पर लाल घेरे से मैंने घेर दिया। अब प्रश्न नंबर 3 के लिए मैं बिल्कुल समय खराब नहीं करूंगा। प्रश्न नंबर 3 आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसका मिलान जो है वो डी से ही होना है। तो आइए हम 3 का मिलान डी से कर दें। अब बचा हमारा चौथा प्रश्न। मिलान करने के पहले हम थोड़ा सा समझ भी लें। बिल्कुल ये बात तय है कि अब यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो चौथे का संबंध बी से होगा। किंतु संबंध हम बाद में कर देंगे, थोड़ा सा हम समझ लें। यहाँ पर अवयव है 1, 3, 5, 7, 9 और इन सब में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि ये सब की सब विषम प्राकृत संख्या है जो 10 से छोटी है, 10 से कम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह समुच्चय सभी एक्स का समुच्चय है जहां एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हमें अब यहाँ पर 4 का बी से मिलान कर देना चाहिए। तो आइए हम इसको भी घेर दें। अब यदि आप इसका आंसर यहाँ लिखना चाहेंगे तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 1 के साथ आप लिखेंगे सी को, 2 के साथ आप लिखेंगे ए को, 3 के साथ आप लिखेंगे डी को और 4 के साथ आप लिखेंगे बी को। तो ये इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 6 का हल हो गया। यदि इस हल को भी आपने किया होगा तो आप इसका मिलान कर लीजिए कि आपने क्या अपने प्रश्नों का सही हल किया है या नहीं किया है। तो ये मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 जो कि मैंने गृह कार्य के रूप में आपको दिए थे, उनका हल मैंने आपसे करने के लिए निवेदन किया था। यदि आपने इनका हल किया होगा तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र है। यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करिए ताकि आपका अध्ययन जो है स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक जो है वो जारी रहेगा और आपको भी बड़ी आसानी लगेगी अपने चैप्टरों को समझने में, अपने ज्ञान का वर्धन करने में। तो आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको हम गृह कार्य में दिए जाने वाले प्रश्न पर चर्चा कर लें। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। का मैंने आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न आप अपनी किताब से देख लीजिए और इन प्रश्नों को आप गृह कार्य के रूप में हल करने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा के में जब आप आएंगे तब आप इन प्रश्नों का हल वहां पर आपको मिलेगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी इस कक्षा को आज यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से पुनः धन्यवाद।